गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिलीप शास्त्री, जीनियस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीवा से। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा था। आज हम भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। लेसन हमारा दूसरा है और भारत की भौतिक स्वरूप है, उस संबंधित आज हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थिर आकृति वाला एक विशाल देश है। भारत के अंदर बहुत सी खनिज पाई जाती हैं। भारत की स्थिति है या धरातल विशेष है, उसके बारे में देखा जाए तो कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पथरीला है, कहीं हम कह सकते हैं उपजाऊ भूमि भी है। तो एक विभिन्न सतह आकृति वाला विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से परिचित होंगे। यदि आप किसी मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप एक विशाल मैदान से परिचित होंगे। और वहीं यदि आप एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो बहुत से पर्वतीय क्षेत्र है उसका आपको ज्ञान होगा। वहीं रेगिस्तान क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको रेगिस्तान क्षेत्र है उसका ज्ञान होगा। और वहीं आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों भांति परिचित होंगे तो यदि पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं। वास्तव में हमारा देश हर प्रकार की भू आकृतियों में पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। अब देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे, लक्षद्वीप देखेंगे, हम प्रायद्वीपीय भी देखेंगे। तो हमारा जो दक्षिणी भारत है वो प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह, आप ये सोच ही रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृति कैसे बनी। यदि देखा जाए तो आप सोचेंगे कि ये पर्वत बने तो कैसे बने, ये मैदान बना तो बना कैसे, ये मरुस्थल बना तो बना कैसे, इसके बारे में सोच ही रहे होंगे। ये विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य भू आकृति की विशेषताएं तथा उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रकार की शैली पाई जाती है, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह की कठोर होती है, जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ था, जिसकी विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती है, लेकिन वो क्या संगमरमर के रूप की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। यानी आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे तो हर क्षेत्र का पानी और मिट्टी है उसका रंग और रूप में विशेषता पाई जाएगी अलग अलग, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की सेलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा होगा? यानी ये विविधता है वो किस कारण से है? कभी आपने ऐसा विचार किया होगा कि यहाँ मिट्टी काली है, यहाँ बलू मिट्टी है, ये दोमट मिट्टी है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये किस पर, इसके बारे में आपने सोचा होगा। इनमें से कुछ अधिकतर विविधताएं शैली के निर्माण से विभिन्नता के कारण ही होती है। यानी इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण से विविधता के कारण से ही होती है, अन्य कारण से नहीं। भारत विशाल भूभाग है। भारत क्या है कि विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। भूगर्भ के अंदर अनेक प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की जो प्लेटें विशेष है ऊंचाई को प्रभावित करती है। ये सब भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य कुछ क्रियाएं जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान ऊंचाइयों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। यानी ये हम ये कह सकते हैं वर्तमान जो संशोधन हुआ है वो काफ़ी हद तक भारतीय जो भूगर्भ विशेष है उनके लिए राहत प्रदान करती है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। भूगर्भ शास्त्री विशेष है, उन्होंने भौतिक आकार या आकृति उसकी निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की। ये भू आकृति बनी कैसे, इसकी विविधता किस प्रकार से पाई जाती है, ये सब चीज़ें इसको जानने की बहुत कोशिश की है और हमें इसके बारे में अध्ययन करने में बहुत सा मिला है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। अब कहते हैं कि जो पृथ्वी की परत है वो ऊपरी 7 बड़ी व छोटी प्लेटों से बनी है। अब ये कहेंगे कि 7 प्लेटें कैसे बनी है, हम 2.2 जो चित्र है उसके अंदर देखेंगे आगे। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एक ऊपर यानी अंदर व ऊपर की स्थिति महाद्वीपीय सेलों के दबाव उत्पन्न होता है। देखिए
प्लेट विशेष है, ऊपर और नीचे दो प्रकार की है। वहाँ के महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होता है, इसके परिणाम स्वरूप वलन, वलन का मतलब होता है कि घूमना, वलन का मतलब घूमना, या हम कह सकते हैं घूर्णन विशेष। भ्रंशीकरण है टूटना, ज्वालामुखी मतलब विस्फोट होना, क्रिया यहाँ होती है, यानी ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। और ज्वालामुखी उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि जहाँ जिस जो क्षेत्र विशेष है उसकी जो पट्टी कमज़ोर होती है, हम कह सकते हैं कि संवेदनशील होती है, जहाँ वहाँ क्या होता है कि किसी न किसी प्रकार से, किसी ने किसी प्रकार से वहाँ जो अंदर भूगर्भ के अंदर जो लावा है वो विस्फोटित होकर बाहर निकलता है। हाँ, धीरे धीरे बाद में क्या है, वो पथरीला बन जाता है, जो ही वो ठंडा होता है, ठंडा होना पर्वत पर्वत का रूप ले लेता है, पथरीला बन जाता है, ये बाद की बात है। लेकिन जो ज्वालामुखी उत्पन्न होती है वो इन भ्रंशीकरण के कारण से होती है, जो प्लेटें वो टूट जाती है, टूटने के कारण से बाहर निकलती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया। सामान्य जो प्लेटें हैं उनको 3 भागों में, तो इसे 3 भागों में विभाजित किया है। चित्र 1 में देखिए, 2.1 में देखिए, चित्र 2.1 हमारा ये है, ठीक है। इसके अंदर देखिए अभिसारी परिसीमा, मेंटल, ठीक है। दूसरी है अपसारी परिसीमा, तीसरी है रूपांतरण परिसीमा, यानी 3 प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। यानी प्लेटों की विभिन्न गतियाँ विशेष है, या आपने कह सकते हैं जो प्रकार विशेष है वो 3 प्रकार से पाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के भागों में विभाजित किए गए। और आपने देखा कि प्लेटें जो ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि प्लेटों से बनी है, कुछ प्लेट छोटी प्लेटों और कुछ 7 बड़ी प्लेटों से बनी होती है। तो ये देखिए इसकी गति विशेष है वो आपने कह सकते हैं इस चित्र के अंदर। प्लेट की गति की दिशा, विनाशकारी प्लेट सीमा, निर्माणकारी प्लेट सीमा, अनिश्चित प्लेट सीमा, ये जो तीर के निशान दे रखे हैं, सारे तीर के निशान प्लेट की गति की दिशा बताई गई है। और ये जो निशान ऐसे जो अपने कह सकते हैं कि हल्के से एक सीमा सी बना रही है, विनाश की प्लेट सीमा, निर्माण प्लेट सीमा, इनका निर्धारण करते थे। ये प्लेटें क्या होती है, आपस में खिसकने से या भूकंप आता ना, तो ये प्लेटों के खिसकने से या टूटने से ही क्या है, पृथ्वी वहाँ की कंपन उत्पन्न होता है, वो भूकंप का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारी परिसीमा का निर्माण करती है, निर्माण करती है वो। अभिसारी परिसीमा ने पास में आने से, वो प्लेटें उसके जुड़ने से, और अभिसारी परिसीमा की निर्माण करती है। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, यानी अपसारी परिसीमा का निर्माण, टूट करके नई प्लेट विशेष का निर्माण करते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब वो अब टकरा कर टूट जा सकती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तब वो क्या करती है, या तो वे टकरा कर टूट सकती है या प्लेटें फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है। यानी एक प्लेट टकराने से दूसरी प्लेट के टूट सकती है या फिसल करके उसके नीचे जा सकती है। कभी कभी एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में भी गति कर सकती है, क्षैतिज दिशा में, यानी जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में फिसल कर जा सकती है, और रूपांतरण परिसीमा का निर्माण कर सकती है। रूपांतरण परिसीमा उसका निर्माण करते हैं। इन प्लेटों को लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीप की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन है। देखो ये प्लेटें जब जब क्या खिसक कर या एक दूसरे गति करके एक दूसरी तरफ जाती है या गति करती है, तब क्या होता है, महाद्वीप की स्थिति और आकार उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। यानी महाद्वीप कभी छोटा कभी बड़ा इस रूप में भी आता रहता है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गतियों के प्रभाव से हुआ है। जो वर्तमान स्थिति है वो वर्तमान स्थिति के इन प्लेटों के कारण से भारत की स्थिति बनी है। अपने ये कह सकते हैं जो राजस्थान का अमृतसर क्षेत्र है और अपने कैसे जम्मू कश्मीर का जो पठारी भाग है, अपने कैसे जो अपने पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, और भारत के बीच में जो पठारी भाग है, और अपने कह सकते हैं कि राजस्थान भारत का जो दक्षिणी भाग है वो दलदलीय क्षेत्र, ये सारा का इसी कारण से बना हुआ है। ये स्थलाकृतियाँ बने इसी कारण से बनी हुई है। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। सबसे प्राचीन भूभाग जो प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना, उसका भूभाग भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका क्षेत्र शामिल थे। अब देखिए गोंडवाना भूभाग था, उसमें कितने आते थे, विशाल क्षेत्र था, उसमें भारत भी आता था, ऑस्ट्रेलिया भी आता, दक्षिण अफ्रीका भी आता, दक्षिण अमेरिका भी था, अंटार्कटिका क्षेत्र भी आता। संवहनीय धाराओं ने, कौन सी धारा, संवहनीय धारा ने, और भू परपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। अब संवहनीय जो धारा थी उस कारण से जो भू परपट्टी उसको कितने भागों में, अनेक भागों में विभाजित कर दिया। और इस प्रकार
भारत और ऑस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूविमान से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की प्लेटें हैं गोंडवाना भूभाग से अलग हो गई और अलग होने के बाद में उत्तर दिशा में प्रवाहित होने उत्तर दिशा की तरफ खिसकने लगी। और उत्तर दिशा में प्रवाहित के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट, देखो वो प्लेटें क्या है कि अपने से अधिक विशाल जो प्लेट थी उससे टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। और इस टकराव के कारण से इन दोनों प्लेटों के बीच में काफ़ी जो कह सकते हैं कि कंपन उत्पन्न हुआ और एक 33 सागर भू अभिनति के अवसादी चट्टान और वलित होकर विशाल हिमालय ने जब दोनों टकराई तो 33 सागर है वो एक ऊपर के उठता हुआ अवसादी चट्टान है, वो ऊपर उठ कर अपने कह सकते हैं घूम करके और एक हिमालय विशेष है उसका निर्माण कर दिया। पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गया। पश्चिमी जो एशिया की पर्वतीय श्रृंखला हिमालय पर्वत है उसके रूप में विकसित हो गया। गोंडवाना भूमि क्या है? ये प्राचीन प्रायद्वीपीय पेंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके ऊपर से अंगारा भूमि है। ठीक है, टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, द्रोणी घाटी विशेष का निर्माण। समय के साथ साथ ये बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदी का अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। अब धीरे धीरे क्या है, जो दक्षिण में प्रायद्वीपीय थे पठार से बहने वाली जितनी भी नदियाँ वह अवसादी निक्षेप के द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार से जलोढ़ निक्षेप से निर्मित एक विचित्र समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। अब देखिए उत्तरी मैदान है भारत का, वो किसके रूप में, वहाँ क्या है जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी से क्या हुआ धीरे धीरे एक नदियों का रूप ले गया, नदियों का रूप लेते थे वहाँ एक भूभाग ऐसा बन गया जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र में बन गया। तो अपने ये कह सकते हैं कि जब नदियों का अवसादी क्षेत्र विशेष है या नदियाँ जो अपने बहाव के साथ मिट्टी लेकर आती है तो वो क्या है कि दलदलीय क्षेत्र कह सकते हैं, और या अपने कह सकते हैं एक मैदानी भाग बन गया था जलोढ़ मिट्टी के कारण से, वो समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया था। ठीक है, हम कह सकते भारत की भूमि है बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है एवं भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। इसे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया। यानी वर्तमान में की स्थिति में भूकंप आते हैं तो इसने क्या है इस भूभाग को भी क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। और हिमालय व उत्तरी मैदान हाल ही से बनी स्थलाकृति है, यानी हिमालय और उत्तरी मैदान आप ही बताए गोंडवाना क्षेत्र का विशेष था 33 सागर, इसका जो परपट्टी है वो कटने से और वहाँ से के उत्तर की दिशा में खिसकी और खिसने के बाद में 38 सागर विशेष है वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था। हिमालय व उत्तरी मैदान हाल ही में बनी आकृति का माना जाता है, स्थलाकृति है उसका है। भूगर्भीय वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक स्थिर अस्थिर भाग है। हम कहते हैं कि हिमालय पर्वत अस्थिर भाग क्यों माना जाता है, स्थिर नहीं है या टिका हुआ नहीं है, यानी कहीं ये इसमें गति विशेष है जो मामूली सी गति वो होती रहती है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है जिसमें ऊंची शिखर गहरी घाटियाँ, कौन कौन से ऊंची शिखर और गहरी घाटियाँ, तेज़ बहने वाली नदियाँ, ठीक है, उत्तरी मैदान जलोढ़ में निक्षेपों से बनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है उसी चीज़ को दर्शाती है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप नीचे वाला हिस्सा वो आग्नेय व रूपांतरित सेलों वाली कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों व चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। अब ये कह सकते हैं कि जो भारत का आपने कह सकते हैं भारत का जो प्रायद्वीप भाग इस तरह से है, प्रायद्वीपीय भाग इस तरह से। अब यहाँ क्या है पर्वत विशेष है जो कम ऊंचाई वाले हैं, इस क्षेत्र में क्या है पर्वत विशेष है जो कम ऊंचाई वाले हैं, रूपांतरित सेलों से बने हुए और ऊंचाई कम उनकी और चौड़ी घाटियों से बने हुए। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ना भारत का, यहाँ इस क्षेत्र के अंदर पर्वतीय जो क्षेत्र माना जाता है और वो क्या कम ऊंचाई वाला माना जाता है। ठीक है, मुख्य भौगोलिक वितरण हम इसके बारे में चर्चा करें तो भारत की भौगोलिक आकृति निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.4 के अंदर दे रखा है, 2.4 के अंदर। ठीक है, 2.4 नीचे है वो आपको
एक मिनट ये दिखा देते हैं 2.4। ये देखो ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा ये देखें तो हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत ये महामरुस्थल माना जाता है, भारत का महामरुस्थल माना जाता है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है, ये पर्वतीय पठार भाग विशेष माना जाता है, मालवा पठार विशेष है वो माना जाता है। और ये घाट विशेष है, उत्तरी सरकार घाट है वो क्षेत्र है, ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर का पठार देखिए, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा नीचे का देखा जाए, आपको बताया प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है ये वाला, यहाँ क्या है, पर्वत विशेष है, छोटी ऊंची छोटी बड़ी घाटियों और उन छोटी चोटियों वाला। तो ये कह सकते हैं कि जो भारत है कि विशाल आकृति वाला और अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की आकृति वाला एक विशाल देश है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आपको मिट्टी क्षेत्र भी मिलेंगे आपको, ठीक है। अब ये देखा जाए तो ये हिमालय पर्वत से कितनी सिंधु, झेलम, रावी, सतलज नदी, ये नदियाँ बहुत भी मिलती है, ठीक है। इधर कैलाश श्रेणी मानी जाती है, ऊपर तिब्बत है, चीन है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है भारत एक ये कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की आकृति के साथ साथ में अनेक प्रकार खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, अनेक प्रकार नदियाँ भी यहाँ बहती है। तो भारत एक पूरी पृथ्वी का माना जाता है स्वर्ग ही मान सकते हैं, और खनिजों का और नदियों का भंडार ही माना जाता है भारत, ठीक है। इसके अलावा अपने इसके बारे में चर्चा करें तो जो विभाजन किया जाता है वो किस रूप में, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय समूह, ये 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इन 6 भागों में विभाजन किया है, उसके आधार पर हम कल इसका अध्ययन करेंगे। हिमालय पर्वत है, उसके बाद उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह, इनका अध्ययन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। और विद्यार्थियों जो आज इसके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन को गहराई से करना और आराम से पढ़ते हुए उन क्वेश्चन का आंसर देना। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को क्या है दोबारा इसको वीडियो को देख करके और दोबारा इसको अंडरलाइन करके कुछ जगह उसको और मानचित्र को देख करके और उसका सॉल्यूशन करें। धन्यवाद जी।